एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्रिया और विशेषण, क्रिया के भेद, विभिन्न आधारों के आधार पर क्रिया के भेद और विशेषण के भेद, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक्स पर, इन सब प्रकरणों पर चर्चा हुई। अब बात करते हैं वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिन रूपों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल दो ही वचन होते हैं, किंतु संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किंतु हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, अतः हम दो वचनों पर ही ध्यान देंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, चिड़िया, ये एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, चिड़िया आदि। तो ये थे आपने पढ़ा वचन। अब बात करते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से अनेक पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग से हमें पुरुष या नारी का बोध होता है, लिंग से हमें पुरुष या नारी का बोध होता है। कहने का अर्थ है संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये परिभाषा सबसे सटीक और कम शब्दों वाली है, इसको लिख लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार, तो हिंदी में दो ही प्रकार हैं लिंग के, अंग्रेजी में भी दो प्रकार हैं। हिंदी में है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में दो ही प्रकार हैं लिंग के, मेल एंड फीमेल। ठीक है। संस्कृत में किंतु लिंग के भी तीन प्रकार माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। बात करते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। बालक, कुत्ता, मोर, दादा, चाचा आदि ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से नारी जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। माता, बालिका, बहन, मोरनी, दादी, चाची आदि ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, इनको भी आप लोग आराम से देख लीजिए। धातुओं के नाम पुल्लिंग कौन सा होता है, धातुओं में देख लीजिए। शरीर के अंगों के नाम तो पुल्लिंग है बाल, सिर, मस्तक, बाल, होठ, दांत, मुंह, कान, गला, हाथ, पांव, नख, रोग, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। आँख, नाक, जीभ, जांघ, खाल, नस, ये सब स्त्रीलिंग है। धातुओं में सोना, रूपा, तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, कांसा, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। चांदी, मिट्टी, धातु, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। रत्नों में देख लीजिए हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, ये पुल्लिंग है और मणि स्त्रीलिंग है। पेड़ों में देख लीजिए पीपल, बरगद, सागौन, शीशम, अशोक, ये पुल्लिंग है। नीम, जामुन, कचनार, ये स्त्रीलिंग है। अनाज में जौ, गेहूं, चावल, चना, मटर, उड़द, तिल, ये पुल्लिंग है। और मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर, ये स्त्रीलिंग है। पदार्थों में देख लीजिए द्रव पदार्थ में घी, तेल, पानी, दही, मही, सिरका, शरबत, अतर, आसव, अवलेह, ये सब पुल्लिंग है। छाछ, स्याही, मसी, चाय, शराब, काफी, ये सब स्त्रीलिंग है। जल स्थल के नाम में देख लीजिए देश, जल और स्थल, देश, नगर, द्वीप, पहाड़,
समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर, ये पुल्लिंग है। नदी, झील, घाटी, ये स्त्रीलिंग है। महीनों में मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब पुल्लिंग है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से देख लीजिए, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब अगला और अंतिम इस पाठ का चैप्टर है आपका काल। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अर्थात काम किस समय हुआ है, ये इस समय का पता चलना ही काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के तीन प्रमुख भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल या भविष्य काल। तो देखते हैं एक एक काल को। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है पर समाप्त नहीं होती, अर्थात इसमें कार्य हो रहा होता है, कार्य संपन्न नहीं होता है, वर्तमान काल कहलाता है। राम जाता है, माधुरी जा रही है, कार्य हो रहा है किंतु अभी संपन्न नहीं हुआ, अतः इसमें वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण सातत्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। इसके अंत में ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है, वो सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। लड़की स्कूल जाती है, लड़का किताब पढ़ता है, आदि सब सामान्य वर्तमान के उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान, इससे यह जानकारी होती है कि काम इस समय चल रहा है, इसमें क्रिया के साथ रहा, रहिए, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपूर्ण वर्तमान का सबसे अच्छा उदाहरण है। लड़कियां स्कूल जा रही, महेश खाना खा रहा है। संदिग्ध वर्तमान, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे शायद या फल, शायद वह फल तोड़ता हो, शोभा कक्षा में पढ़ती होगी, शायद वह जा रहा हो, ये सब संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण, संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं पूर्ण वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, जैसे उसने पढ़ा है, रमेश विद्यालय जा चुका है, ये पूर्ण वर्तमान के उदाहरण हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सटीक उदाहरण होता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण सातत्य वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूँ, तुम पढ़ते रहे हो, यह पूर्ण सातत्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। बात करते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, प्रज्ञा सो गई, चिड़िया उड़ गई, ये सब भूतकाल के उदाहरण हैं। अब भूतकाल के भेद। तो भूतकाल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो, अर्थात सामान्यतः बीते समय का पता चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया, अश्वनी ने रोटी खाई, आदि ये सब सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी पूरी न हुई हो, बराबर चल रही हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, पढ़ रही थी, मोंटी जा रहा था, अनुराधा गीत गा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस अपूर्ण भूतकाल का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पुरस्कार पा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। उसने फल खाए थे, नरेंद्र भोजन कर चुका था। आसन्न या तत्कालिक भूतकाल किसे कहते हैं? तो आसन्न या तत्कालिक भूतकाल, जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो
तो आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे दिव्या भी गई थी, गीता गई थी। ठीक, ये आसन्न या तत्कालिक भूतकाल के उदाहरण हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह दिल्ली चली गई होगी, विवेक दिल्ली पहुंच गया होगा। ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल, जिस क्रिया से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल न होती, यदि वे जागते रहते तो चोरी न होती। पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार के आपको उदाहरण खूब देखने को अंग्रेजी में मिल जाते हैं। अब अंतिम काल है आपका भविष्यत काल, इसे भविष्य काल भी कहते हैं, फ्यूचर टेंस में आ गए। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य होने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह जाएगा, वह सोएगा, वे पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे आदि, ये सब भविष्यत काल के उदाहरण हैं। अब भविष्य काल के भेद, तो भविष्य काल के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे रंजना स्कूल जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया आपका। वे किताब पढ़ेंगे, संदीप आज आएगा। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है वह कल आए, टुमारो वाला कल। शायद वह कल जाए, यहाँ भी टुमारो वाला है। यस्टरडे वाला भूतकाल में होता है और टुमारो वाला भविष्यत काल में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आज से ये चैप्टर आपका संपन्न होता है व्याकरण वाला। कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। एक सलाह और निवेदन समझिए या सलाह समझिए, ये है कि वीडियो सभी लोग लगभग देखते हो, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन एक निवेदन और है कि जितने लोग देखते हो उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही हम टेट और सुपर टेट, सी टेट, इन सभी का मैटर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। दीक्षा मैम से बात हो गई, वो तैयार हैं मैथ और साइंस का पूरा मैटर देने के लिए। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से होती रहेगी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी। तो और जो भी आपके अन्य लोग भी हैं, उनसे कहिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए इस चैनल के साथ में। तो आपकी पूरी तैयारी, जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, पात्रता परीक्षाएं हैं, उनकी होती रहेगी। अपडेट भी मिलती रहेगी, कौन से फार्म निकले हैं, कौन से फार्म डाले जाएं। सेकेंड सेमेस्टर अभी आपका कंप्लीट होने वाला है, हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फार्म डालने के। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।